नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात चुनाव से पहले आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दाहोद में आदिवासी सत्याग्रह रैली में पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि मोदी पीएम के तौर पर देश में वही कर रहे हैं जो उन्होंने गुजरात में सीएम रहते हुए किया। वो दो भारत बना रहे हैं, एक अमीरों का और एक गरीबों का। इस देश के संसाधन गरीब लोगों के हैं, आदिवासी लोगों के हैं, लेकिन उन्हें चंद अमीर लोगों को बांटा जा रहा है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जब यूपीए की सरकार थी तो हमने पूरी कोशिश की कि जो हिंदुस्तान का धन है, जल जंगल जमीन, उसका फायदा हिंदुस्तान के आम नागरिकों को, दलितों को, आदिवासियों को हो, सबको मिले। और हमने बहुत बड़े कदम उठाए, ऐसा कानून लाए जिसके माध्यम से आपकी जमीन आपको वापस मिले। मनरेगा दिया, 100 दिन काम की गारंटी मिली, पूरे देश में उसे चलाया और करोड़ों लोगों का फायदा हुआ। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि गुजरात की कांग्रेस सरकार में जो आदिवासी की आवाज़ और इच्छा है, सरकार वही करेगी। कुछ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र का रवैया पहले से बदल गया है। इसने केंद्र द्वारा सोमवार को दायर हलफनामे को लेकर कहा कि 25 मार्च को दाखिल किए गए हलफनामे से कुछ हद तक वो पीछे हट गए हैं। अदालत ने कहा ये ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बार बार जोर और दबाव देने के बाद केंद्र ने 25 मार्च के हलफनामे में ये कहते हुए अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की थी कि समवर्ती सूची की शक्तियां राज्यों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा देने का अधिकार देती हैं, जबकि 9 मई को दायर नए हलफनामे में केंद्र ने कह दिया कि अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने की शक्ति केंद्र के पास है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस मामले के दूरगामी प्रभाव होंगे और राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा के लिए और समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर चर्चा के लिए 3 महीने का वक्त दिया। राज्यों के साथ चर्चा के लिए और समय देने की प्रार्थना पर अदालत ने कहा, यदि आप राज्यों से परामर्श करना चाहते हैं तो आपको एक कॉल लेना होगा। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने केंद्र से कहा कि आप तय करें कि आप क्या करना चाहते हैं। यदि आप परामर्श करना चाहते हैं, परामर्श करें। आपको परामर्श करने से कौन रोक रहा है? जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने चर्चा के लिए समय देने के केंद्र के अनुरोध की अनुमति दी और मामले की सुनवाई के लिए 30 अगस्त की तारीख तय की। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली में कई सड़कों के नाम बदले जाने की मांग की है। आदेश गुप्ता ने इस संबंध में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी के चेयरमैन को पत्र लिखा है। गुप्ता दिल्ली में 40 गाँव के नाम बदले जाने की मांग भी दिल्ली सरकार से कर चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने पत्र में लिखा है कि नई दिल्ली में स्थित तुगलक रोड का नाम मुगल काल की गुलामी का प्रतीक है और इसका नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह मार्ग किया जाए। इसी तरह अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप किया जाए और औरंगजेब लेन का नाम बदलकर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किया जाए। आदेश गुप्ता ने कहा है कि बाबर लेन का नाम बदलकर क्रांतिकारी देशभक्त खुदीराम बोस और हुमायूं रोड का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि रोड किया जाना चाहिए। इसी तरह शाहजहां रोड का नाम भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की मांग बीजेपी नेता ने की है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और फैजाबाद जिलों के नाम बदले जाने के बाद कई राज्यों में नामों को बदलने की मांग उठी है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को दिल्ली में कुतुब मीनार के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ रखा जाए। ये कार्यकर्ता महाकाल मानव सेवा और कुछ अन्य संगठनों के जुड़े हैं। प्रदर्शनकारियों ने कुतुब मीनार के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। बता दें, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने, रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा, ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे सहित कई मामलों को लेकर देश का सियासी माहौल इन दिनों बेहद गर्म है। ताजमहल परिसर के अंदर 20 से अधिक कमरों के सीलबंद दरवाजों को खोलने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई को निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 12 मई को सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि ताजमहल एक पुराना शिव मंदिर है जिसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था और ये कई इतिहासकारों द्वारा भी समर्थित है। याचिका में ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ताजमहल ज्योतिर्लिंग की तरह दिखाई देता है। याचिका में मांग की गई है कि इस विवाद को खत्म करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को ताजमहल परिसर के अंदर 20 से अधिक कमरों के सीलबंद दरवाजों को खोलने का निर्देश दिया जाए ताकि ताजमहल से संबंधित इतिहास को लेकर विवाद को खत्म किया जा सके। दायर की गई याचिका में इसको लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की भी मांग की गई है जिससे वास्तविक इतिहास का अध्ययन किया जा सके और विवाद को खत्म किया जा सके। याचिका को आज न्यायमूर्ति डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। हालांकि वकीलों द्वारा काम का बहिष्कार करने के कारण मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी गई।
भारत में कुतुब मीनार और ताजमहल को लेकर शुरू हुए नए विवाद के बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार लोगों को नौकरी देने में विफल रही है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, देश की संपत्ति बेची जा रही है, हमारा देश गरीबी के मामले में बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे हो गया है। केंद्र सरकार के पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लोगों को मुसलमानों के पीछे लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुगलों के वक्त जो चीज़ें बनी जैसे ताजमहल, मस्जिदें, किले, ये उन्हें बिगाड़ना चाहते हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। देश का पैसा लूटकर विदेश भाग गए लोगों से पैसा वसूलने की बजाय ये लोग मुगल काल की इमारतों को बिगाड़ना चाहते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इसके साथ ही मुफ्ती ने कहा कि अगर इनमें दम है तो ताजमहल, लाल किले को मंदिर बनाकर दिखाएं, फिर देखते हैं कि कितने लोग इस देश को देखने के लिए आएंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर चेतावनी दी। राज ठाकरे ने कहा कि हमारे धैर्य की परीक्षा ना लें। राजनीति में कोई भी हमेशा के लिए सत्ता में नहीं रहता है, सत्ता आती और जाती रहती है। आपके साथ भी ये हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। राज ठाकरे ने चिट्ठी में लिखा कि सभी देशवासियों को मैंने मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने को कहा था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार अपना होश खो बैठी है। राज ठाकरे ने कहा कि सरकार ने 28,000 कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया, उनको तड़ीपार किया और जेल में डाला। आखिर क्यों? मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश पुलिस को किसने दिए? महाराष्ट्र की जनता खुली आंखों से देख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देशद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई टालने के लिए केंद्र के सुझाव पर सवाल किया कि ऐसे में पेंडिंग केसों का क्या होगा? क्या तब तक सभी केस होल्ड पर रहेंगे? अदालत ने केंद्र से कहा कि वो बुधवार को अपना लिखित जवाब दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अगर आप इस पर पुनर्विचार करने जा रहे हैं तो क्यों नहीं इसकी समय सीमा 3-4 महीने तय करते और राज्यों से कहा जाए कि इस पर तब तक वो कोई कार्रवाई ना करें। अदालत ने केंद्र से ये भी पूछा कि इस कानून का गलत इस्तेमाल कैसे रोका जा सकेगा। अदालत केंद्र के पुनर्विचार वाले आग्रह पर सहमत होती दिखी, लेकिन उसके सवालों ने केंद्र को कटघरे में खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से जानना चाहता है कि जब तक वो देशद्रोह कानून पर फिर से विचार करेगा और जांच करेगा तो तब तक इस कानून में दर्ज पिछले पेंडिंग मामलों का क्या होगा। अदालत ने इसीलिए केंद्र से लिखित जवाब मांगा है। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को 87वें मामले में जमानत दे दी। जिस मामले में उन्हें जमानत मिली है वो वक्फ बोर्ड से जुड़ा मामला है। उन पर आरोप है कि वक्फ की जमीन अपने नाम करा ली थी उन्होंने। इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद आजम अभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। उन पर 88वीं एफआईआर दर्ज है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए स्कूल की मान्यता हासिल की है। बता दें, पिछले शुक्रवार को ही रामपुर पुलिस ने 88वीं एफआईआर दर्ज की थी। रामपुर पुलिस ने शुक्रवार को स्कूल मान्यता केस में एक सप्लीमेंट्री एफआईआर दर्ज की जिसमें सह आरोपी के रूप में आजम खान का नाम दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस बात के लिए फटकार लगाई थी कि वो 137 दिनों से 87वीं एफआईआर में आजम खान की जमानत पर क्यों नहीं फैसला सुना रही है। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी से यूपी सरकार को संकेत मिल पाया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट अब आजम खान को जमानत दे देगा। इसके बाद 88वीं एफआईआर दर्ज कर ली गई। बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बग्गा को मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वो बग्गा के खिलाफ 5 जुलाई तक कोई कार्रवाई न करे। हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते मोहाली की एक अदालत द्वारा बग्गा के खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस के द्वारा बग्गा के खिलाफ दर्ज मुकदमे के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पुलिस आमने सामने आ गई थी और जब पंजाब पुलिस बग्गा को दिल्ली स्थित उनके आवास से गिरफ्तार करके ले जा रही थी तब हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में उसे रोक लिया था। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया था। बदतर आर्थिक हालात से जूझ रहे श्रीलंका के लिए भारत ने फिर समर्थन का हाथ बढ़ाया है। भारत ने कहा कि श्रीलंका का करीबी पड़ोसी होने और उसके साथ ऐतिहासिक संबंध होने के नाते भारत उसके लोकतंत्र, स्थिरता और आर्थिक स्थिति में सुधार को लेकर पूरी तरह साथ है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पड़ोसियों को प्राथमिकता देने की अपनी नीति के मद्देनज़र भारत ने मौजूदा कठिनाइयों से निपटने के लिए श्रीलंका के लोगों को सिर्फ इस साल 3.5 अरब डॉलर से ज़्यादा की राशि का सहयोग दिया है। इसके अलावा और भी मदद दी गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।